एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन मैगज़ीन। आज बहुत बहुत स्पेशल दिन है। आज ही के दिन एक मॉर्निंग स्टार की तरह इस दिसंबर की कड़ाके की सर्दियों में एक वार्म सी स्माइल बन के आई थी एक लिटिल मॉर्निंग स्टार। मेरी हैप्पीनेस, माय सनशाइन, मेरी वो सनशाइन जिसकी वजह से मैं आज आप सबके साथ हूँ और ये चैनल आप सबके साथ है। पहले दिसंबर मेरे लिए बस एक विंटर मंथ था, साल का एक आखिरी महीना जो बस यूं ही आता था और निकल जाता था। लेकिन अब मेरे लिए दिसंबर का मीनिंग है हैप्पीनेस। लोग फ्रेंडशिप में कई बार 11-11 की मिसालें देते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी सनशाइन सच में मेरी 11-11 है। इनसे मेरा रिश्ता भी 11-11 है। जब हमें गॉसिप करनी होती है तब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब मुझे अपना कुछ सीक्रेट शेयर करना होता है तो वो मेरी सोलमेट। जब मुझे मेरी भाई की बातें याद आती है तब वो मेरी भाभी। और जब उनकी भाई की बात आती है तब मैं उनकी भाभी। और जब मेरी कोई गलती होती है तो बड़ी बहन बन के डांट लगाने का काम भी उन्हीं का है। यू नो व्हाट गाइस, आई एम अ वेरी बैड एक्सप्लेनर। खासकर जब मेरी फीलिंग्स की बात आती है तब मैं और ज़्यादा डम हूँ। मुझे मेरे फीलिंग्स जुबानी किसी से कहना कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, जब बात मेरी सोलमेट की हो तो हजारों बातें हैं जो दिल में है जो कहनी होती है, पर शायद कुछ कह पाती हूँ और कुछ रह जाती है। बट हाँ, मेरी सनशाइन, मेरी सोलमेट मेरे लाइफ में ऐसे आई है जैसे एक अंधेरी रात के बाद एक सनराइज होता है और अंधेरे रात में एक चमकता हुआ मून जो हर तरफ अपनी चांदनी से रोशनी कर देती है। सो माई हैप्पीनेस, my baby sunshine, happiest birthday to you. May God bless you with all the happiness in your life. I know you are strong from outside, but in inside, मेरी हैप्पीनेस अभी भी एक छोटी सी बेबी है। और टू बी हॉनेस्ट, इस बेबी की फेस पे स्माइल लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I love you so much, my baby sunshine, my happiness. And once again, many returns of the day. और आज की मेरी स्टोरी उन्हीं पे बेस्ड है, या यूँ कह लो मेरी सनशाइन को डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिसंबर गाइस, इस स्टोरी में आप लोगों को वैंगजन के साथ दो और इमेजिनरी कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, पर आई मेक श्योर कि आप लोगों को वो कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए। फिर चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ फॉर यू माई सनशाइन। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दिसंबर का टाइम, हर तरफ बर्फ से ढका हुआ माहौल और एक लग्जरी मेंशन के अंदर एक बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो रही है। वहाँ एक 4 साल की छोटी सी बच्ची स्टेयर्स से भागते हुए नीचे उतरती है और एक 6-7 साल के लड़के को जाके हक कर लेती है और अपने बेबी वॉइस में कहती है, गेगे वो लोग अभी तक नहीं आए। तभी वो छोटा सा लड़का कहता है, वो लोग रास्ते में है शाइन, बस पहुंचते ही होंगे, मेरी अभी थोड़ी देर पहले दोनों से बात हुई। तभी वो छोटी सी बच्ची वहाँ पाउट करके वहीं पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे दोनों से बात नहीं करनी। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हमारी लिटिल वन हमसे गुस्सा है। वो बच्ची जैसे ही ये वॉइस सुनती है वो डोर की तरफ देखती है और उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो भाग के उन दोनों के पास जाने लगती है। पीछे से वो छोटा लड़का चिल्लाता है, शाइन धीरे भागो, गिर जाओगी। पर वो बच्ची भाग के वहाँ पहुँच चुकी होती है। वहाँ एक क्यूट सा लड़का अपने घुटनों पे बैठ जाता है और शाइन को हक कर लेता है। तभी वो बच्ची अपनी बेबी वॉइस में कहती है, लैंजन यू आर लेट। तभी वो लड़का क्यूट सी स्माइल करता है और कहता है, लैंजन की सॉरी शाइन, बेस्टी की बर्थडे पे लैंजन लेट हो गया ना। तभी वो बच्ची पाउट करती है और कहती है, तो हमारे लैंजन कहते हैं, आई प्रॉमिस आगे से कभी लेट नहीं होगा। वो लड़की एक क्यूट सी स्माइल करती है। तभी शाइन की नज़र लैंजन के पास खड़े उस बच्चे पे जाती है जो अपनी नज़रें चुरा रहा होता है। वो अपनी पाउट फिर से बनाती है और कहती है, यू आर ऑल्सो लेट। तब वो लड़का भी अपने लिप्स को पाउट करता है और अपनी कान पकड़ के अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, प्रिंसेस सॉरी ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था मम्मा के साथ, तो लेट हो गया, प्लीज़ जेंटलमैन वाली सॉरी। तब हमारी प्यारी शाइन अपनी
पाउच सी शक्ल के साथ उसके तरफ मुड़ती है और कहती है, जायून यू आर सो बैड। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है और हमारी शायून, लैंजैन और हमारा वींग तीनों मिलके हमारी शाइन से केक कटिंग कराते हैं और बहुत मज़े करते हैं। शाइन कहती है, लैंजान, जायून, अब दोनों दोबारा कभी लेट नहीं करना और मुझे अकेला भी नहीं छोड़ना। तो वींग, जायून और लैंजैन तीनों एक साथ कहते हैं, हम हमारी शाइन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और साथ ही में हम तीनों हमेशा हमारे शाइन के बर्थडे पे साथ रहेंगे, प्रॉमिस। वो चारों स्माइल करते हैं और तीनों अपनी प्रिंसेस को हक कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें 16 इयर्स का गैप दिखाया जाता है। वींग अपने कमरे में सो रहा होता है पर किसी सपने की वजह से उसके माथे पे पसीने से भरा हुआ होता है। वो छटपटा रहा होता है पर उठ नहीं पाता। तभी लैंजैन रूम में एंटर करते हैं। वो वींग को इस कंडीशन में देख के वींग के पास जाते हैं और वींग को थोड़ा सा हिला के उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लैंजैन के टच महसूस करते ही वींग एक झटके से उठ के बैठ जाता है। लैंजैन अपने दोनों हाथ से वींग के फेस को होल्ड करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वींग, फिर से बुरा सपना? वींग अपनी हाँ में सर नोट करता है। लैंजैन कुछ नहीं कहता, उनके लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है, डोंट वरी, सब ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। ओके गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। शाइन वींग की छोटी बहन है और लैंजैन और वींग की शादी हो चुकी है जब वो लोग 20 इयर्स के थे। वींग के मॉम डैड की डेथ हो चुकी है जब वींग 16 इयर्स का था एक कार एक्सीडेंट में। तब से वींग शाइन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। शाइन अब वींग के लिए उनकी एक बहन नहीं बल्कि एक बच्ची की तरह है जिन्हें वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के चलते हुए वींग और लैंजैन को जल्दी शादी करनी पड़ी। अब वो तीनों एक साथ रहते हैं। लैंजैन भी शाइन से बहुत प्यार करता है। लैंजैन शाइन की बेस्ट फ्रेंड है। वो तीनों ही अभी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। लैंजैन और वीइंग अभी फाइनल ईयर पे है और शाइन फर्स्ट ईयर में। तो चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीइंग अपने आप को फ्रेशन अप करके नीचे आते हैं। वो देखते हैं लैंजैन ब्रेकफास्ट टेबल पे ही बैठे हैं। वो लैंजैन से पूछते हैं, लैंजैन, शाइन उठ गई? लैंजैन कहते हैं, मैं गया था उसे उठाने, वो उठी, फिर वापस 2 मिनट बाद फिर से सो गई। वीइंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं उठाता हूँ उसे। वीइंग शाइन के कमरे में एंटर करता है। शाइन आराम से अपने बेड पे सो रही होती है। वो शाइन के बेड के पास जाके वहाँ बैठ जाता है और शाइन के सर के पर प्यार से हाथ सहराते हुए कहता है, मेरी लिटिल वन, अब प्लीज़ उठ जा मेरी माँ, बहुत लेट हो गया है, मुझे कॉलेज भी जाना है। शाइन आराम से करवटें बदलते हुए कहती है, सोने दो भैया, अभी बहुत टाइम है। सर्दियों में सारे कॉलेजेस बंद क्यों नहीं हो जाते, इतनी सर्दियों में जाना। अब वीइंग पाउच करता है और कहता है, मैं और लैंजन भी तो जा रहे हैं। तो शाइन कहती है, आप और लैंजन बहुत हॉट है, आप दोनों को थोड़ी सर्दी लगती है। वीइंग कहता है, बदमाश लड़की, चलो उठो अभी जल्दी, तुम्हें आज कॉलेज जाना है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, तुम कल भी नहीं गई थी। ओके ओके, उठ रही हूँ, शाइन कहती है। वीइंग कहता है, मैं मेरे लिटिल वन के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से उठो और रेडी होकर नीचे आ जाओ। शाइन कहती है, ओके भैया। अब वीइंग नीचे जाता है और अपनी प्यारी सी इकलौती बहन के लिए खुद नाश्ता बनाता है। शाइन भी फ्रेश होकर नीचे आती है और अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट देकर खुश हो जाती है और जाके वीइंग को हक कर लेती है और कहती है, गुड मॉर्निंग भैया। वीइंग भी शाइन को हक बैक करता है और कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग माय लिटिल शाइन। ये सब देख के लैंजैन एक चकल करता है और कहता है, मैं लगता है यहाँ अबैंडन हूँ। शाइन ने स्माइल के साथ कहती है, लैंजैन। वो लैंजैन को भी जाके हक करती है और कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। लैंजैन भी स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग बेस्टी। ऐसे ही तीनों हंसी मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने कॉलेज चले जाते हैं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वीइंग अपने कॉफ़ी मग के साथ बालकनी में खड़ा हुआ था। बाहर काफ़ी सर्दियाँ थी। तभी लैंजैन पीछे से आते हैं और वीइंग को एक शॉल उड़ाते हैं और उन्हें बैक हक करके वहीं वैसे ही खड़े हो जाते हैं।
लैनजान की वार्म टच से वीन को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वो अपना सर लैनजान के कंधे पे टिका देते हैं। लैनजान वीन के नेक पे एक किस करते हैं और कहते हैं, बाहर बहुत सर्दियाँ हैं वीन, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वीन कहता है, कुछ नहीं लैनजान, बस मुझे शाइन को लेके बहुत फिक्र हो रही थी। लैनजान कहते हैं, हमारी शेरनी को लेके तुम्हें क्यों फिक्र हो रही थी? वीन एक टायर्ड लुक के साथ लैनजान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लैनजान। लैनजान समझ जाते हैं वीन क्या कहने वाला है। वो तुरंत वीन के फेस को होल्ड करते हैं और कहते हैं, वीन प्लीज़ कुछ मत सोचो, प्लीज़। तुमने अपनी दवाई ली है आज की? वीन नो में नोट करता है। लैनजान कहते हैं, चलो पहले अपनी दवाई लो, तुम्हें कितनी बार बोला है अपनी मेडिसिन मिस मत किया करो। वीन बस में रिप्लाई करता है और लैनजान वीन को लेके अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शाइन का बेडरूम दिखाया जाता है। शाइन अपने बेड पे लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम था, जो पिक उसकी बर्थडे की थी, उसके बचपन की। वो और उसकी तीनों प्रिंस। शाइन कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी पकड़ अपने फ़ोटो फ्रेम में कसती जा रही थी और उसकी आंखों से एक आंसू का ड्रॉप रोल होके नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए वो अपनी आइज़ को क्लोज़ करती है और 2 मिनट बाद अपनी आइज़ ओपन करती है और गुस्से से उस फ़ोटो को दूर फेंकते हुए कहती है, मुझे इस दिसंबर से और इस मंथ की हर एक चीज़ से, मेरे बर्थडे से, हर चीज़ से नफ़रत है। अब रात के 1 बजे का सीन दिखाया जाता है। सब लोग सो रहे होते हैं। लैनजान वीन को हक करके सो रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। लैनजान नींद में ही अपनी फ़ोन को हाथ में लेता है और कॉलर आईडी देखते ही उसका आइज़ वाइडन हो जाता है। वो एक झलक वीन की तरफ देखते हैं। वीन अभी भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया और धीरे से बेड से उठ गए। उन्होंने वीन को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और बालकनी में चले गए और दोबारा उसी नंबर को डायल किया जिस नंबर से उन्हें कॉल आया था। एक रिंग में ही सामने से कोई फ़ोन पिकअप कर लेता है और कहता है, कैसे हो? लैनजान कहते हैं, क्यों कॉल किया है इतनी रात को? वो सामने वाला इंसान कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ। लैनजान पूछते हैं, कब? वो सामने इंसान कहता है, 3 दिन बाद। वींग और शाइन कैसे हैं? लैनजान कहते हैं, ठीक है। मैं किसी को भेजूँ तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए? तो वो सामने वाला पर्सन कहता है, नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा। लैनजान बस में नोट करता है और कॉल काट देता है। लैनजान अपनी फ़ोन को कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, यहाँ इन सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। मैं हर रोज़ हर पल किस डर के साथ जी रहा हूँ। इतना बोल के लैनजान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर जाके अंदर वीन को हक करके वापस सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक अननोन प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का बैक फेस करके एक पिक्चर की तरफ खड़ा हुआ है जो उसकी वॉल पे टंगा हुआ है। एक लार्ज फोटो फ्रेम जिनमें शाइन, वीन और लैनजान है, स्कूल यूनिफॉर्म में। वो उस पिक्चर को बहुत प्यार से टच करता है और कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा अब यहाँ से हमें 2 दिन का टाइम स्किप दिखाया जाता है। शाइन कॉलेज में कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर नी हुई जांग आता है। वो आके सबको ज्वाइन करता है और उन्हीं के साथ बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। उसकी शाइनेस को सब नोटिस करते हैं। उनका फ्रेंड जीचान उनसे पूछते हैं, क्या हुआ निये, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? निये हुई जांग और ज़्यादा शाई हो जाते हैं और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करके अपने रिंग फिंगर की तरफ पॉइंट करते हैं और अपनी रिंग दिखाते हुए कहते हैं, युयांग ने मुझे प्रपोज किया है, मैं बहुत खुश हूँ आज। सब लोग वहाँ ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और निये को कंग्रेचुलेट करते हैं। अब जीजान कहते हैं, चलो भाई, हमारे ग्रुप में अब कोई भी सिंगल नहीं रहा सिवाय शाइन के। निये को भी युयांग ने प्रपोज कर दिया। मैं और चेंग भी 2 साल से डेट कर रहे हैं। वीइंग और लैनजन ने तो डायरेक्ट शादी कर ली। अब सिर्फ शाइन बची है, तो शाइन तुम भी किसी को ढूंढ लो। यह सुनकर शाइन वहाँ बड़े गुस्से में खड़ी हो जाती है और टेबल पे जोर से अपना हाथ मारते हुए कहती है, बस करो सब, मुझे इस बारे में अब कोई बकवास नहीं सुननी।
जिसको जो करना है करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सब लोग वहाँ पर शाइन को एक कंफ्यूज लुक के साथ देख रहे होते हैं। शाइन वहाँ से चली जाती है और चेंग शीचान की तरफ देखते हुए कहता है, इसे क्या हो गया? ये गुस्सा क्यों हो गई अचानक? अब तक तो ठीक थी। शीचान कहता है, डोंट नो, और वो भी बैठ जाता है और कुछ खाने लगता है। इधर शाइन कैंटीन से निकल के अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है। वो स्टिल काफ़ी गुस्से में होती है और कहीं इधर उधर देख भी नहीं रही होती। उसे इतना भी ख्याल नहीं होता कि उसके सामने एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार आके रुकी हुई है। वहाँ से ड्राइवर उतरते हैं और कार का डोर ओपन करते हैं। वहाँ से एक हैंडसम लड़का निकलता है। वो अपनी ब्लैक गॉगल्स को निकालता है। वो फुल ब्लैक अटायर में होते हैं, ब्लैक टी शर्ट विद जैकेट और ब्लैक जीन्स विद ब्लैक शूज़। वो अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता और शाइन उस लड़के से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि वो लड़का शाइन को उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है। उस लड़के की आंखों में कोई तो जादू था। शाइन उसकी आंखों में देखते ही एकदम मस्मराइज हो जाती है। तभी पीछे से वींग की आवाज़ आती है, शाइन। वींग की आवाज़ सुनकर शाइन को होश आता है। वो तुरंत झटके से खड़ी हो जाती है और वींग की तरफ देख रही होती है। वींग और लैंसन उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वींग शाइन के पास आके शाइन की फेस को होल्ड कर लेते हैं और वॉरिडली पूछते हैं, शाइन तुम ठीक हो ना? शाइन कहती है, हाँ भैया मैं ठीक हूँ। वींग कहते हैं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा चलते हुए? सामने की तरफ देख के चलना चाहिए ना। शाइन कहती है, आई एम सॉरी भैया एंड थैंक यू मिस्टर, मुझे बचाने के लिए। आप कॉलेज में न्यू लगते हैं। वो लड़का एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो। तभी उनकी नज़र लैंसान की तरफ जाती है। लैंसान भी उस लड़के को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। वो लड़का जाके लैंसान को हक कर लेता है और कहता है, कैसे हो बडी? लैंसान भी सामने वाले लड़के को हक करता है और कहता है, वेलकम बैक शायून, फाइनली तुम आ गए। ये नाम सुन के जहाँ वीन शॉक और सरप्राइज दोनों थे, वो खुश भी थे कि उनका बचपन का दोस्त इतने सालों बाद आया है, और शॉक भी कि इतना सडनली ये सरप्राइज की उम्मीद उसको नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये नाम सुनते ही शाइन के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। उसके फेस पे एक अजीब सा नफरत और एक गुस्सा दिखाई देता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है बिना किसी को कुछ बोले। जायून अब वींग को भी हक करता है और कहता है, कैसे हो वींग? आई एम सो सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। वींग कहता है, इट्स ओके यून, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। मुझे तो याद भी नहीं तुम कब चले गए थे। मुझे लैंसन ने बताया कि तुम चले गए हो यहाँ से स्टडी के लिए बाहर, बट आई एम सो ग्लैड कि तुम वापस आ गए। अब हमारा ग्रुप पूरा हो गया। ये सुनकर जायोन एक सैड सी स्माइल के साथ लैंसन की तरफ देखते हैं। लैंसन भी हाँ में नोट करता है। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वीन नोटिस करता है कि शाइन वहाँ नहीं है। वीन कहता है, लैंसन शाइन अभी यहीं थे ना हमारे साथ, वो कहाँ चली गई अचानक? लैंसन सिचुएशन को समझ जाता है। लैंसन बात को घुमाते हुए कहता है, वीन उसकी क्लास का टाइम हो गया था, शायद वो क्लास के लिए चली गई होगी। वीन कुछ सेकंड सोचता है और हाँ में नोट करते हुए कहता है, सही है, उसका क्लास भी तो था ना। चलो मेरा भी क्लास का टाइम हो गया, मैं भी अपने क्लास के लिए जाता हूँ। मैं तुमसे क्लास के बाद मिलता हूँ लैंसन। लैंसन एक स्माइल करता है और वीन की फेस को टच करते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। वीन कहता है, इतना बोल के वीन वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ सिर्फ जायून और लैंसन अकेले खड़े थे। जायून लैंसन के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, लैंसन, शाइन मुझसे बहुत गुस्सा है ना, क्योंकि मैं उसे छोड़ के चला गया था। वैसे लैंसन का लुक अब थोड़ा सीरियस हो चुका होता है। वो सिर्फ हाँ में नोट करता है। अब जायून कहता है, अच्छा ठीक है लैंसन, मुझे अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो मैं अभी चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लैंसन कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप वहाँ बस खड़ा रहता है। जायून लैंसन को बाय बोल के वहाँ से चला जा चुका होता है। अब लैंसन वहाँ पर एक डीप ब्रीथ लेता है और अपना फ़ोन अपने पॉकेट से निकालता है और शाइन का नंबर डायल करता है। शाइन लैंसन का नंबर देखते ही लैंसन का कॉल काट देती है। लैंसन दोबारा शाइन को कॉल ट्राई करता है, पर इस बार भी शाइन फ़ोन पिक नहीं करती। लैंसन अब अपनी आंखें बंद कर लेता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, गॉड प्लीज़ मुझे हिम्मत देना कि मैं इस सिचुएशन को संभाल सकूं। अब मुझे वीन के लिए और डर लग रहा है। लैंसन अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं कि तभी लैंसन का फ़ोन रिंग करता है।
वो तुरंत अपनी आईज ओपन करते हैं और फ़ोन की तरफ देखते हैं। ये फ़ोन उनके ऑफिस से था। लैंसन कॉल को पिक करते हैं तो सामने से उनकी सेक्रेटरी का आवाज़ आती है। वो कहते हैं, सर आपको एक बार ऑफिस आना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। तो लैंसन कहते हैं, ठीक है, मैं अभी कॉलेज में हूँ, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। सेक्रेटरी भी ओके सर कह के कॉल काट देते हैं। लैंसन अभी वीन को मैसेज करते हैं कि वो ऑफिस जा रहे हैं और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम के 4 बज रहे होते हैं। वीन का कॉलेज का लास्ट क्लास भी खत्म हो चुका था। वो अपनी क्लास से निकलते हैं और शाइन को कॉल करते हैं क्योंकि वीन ने सोचा था कि लैंसन जबकि ऑफिस चला जा चुका है तो वो शाइन को लेके ही घर जाएंगे, लेकिन शाइन वीन का कॉल नहीं उठाती। वीन 2-3 बार और ट्राई करते हैं बट इस बार भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता। वीन के साथ वीन के फ्रेंड्स भी थे। वो वीन को परेशान देख के पूछते हैं, क्या हुआ वीन, किसे कॉल कर रहे हो? वीन कहता है, मैं अपनी बहन को कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। मुझे उसे लेके घर जाना था क्योंकि लैंसन तो ऑफिस चला जा चुका है और वो ऑफिस से ही घर आएगा। तभी वीन के फ्रेंड्स ग्रुप में से एक लड़का कहता है, क्या पता वो पहले ही घर चली गई हो अपने फ्रेंड्स के साथ और तुम्हें बताना भूल गई हो। तो वीन कहता है, वो ऐसा कभी नहीं करती है, पता नहीं आज क्या हो गया। तभी वीन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज शाइन का था। वीन रीड करते हैं, भैया मैं घर आ चुकी हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सो मैं जल्दी घर आ गई, आप प्लीज़ फिक्र मत करना। इतना पढ़ के वीन थोड़े से वर्ल्ड होते हैं पर रिलैक्स भी होते हैं कि अभी शाइन घर पहुँच चुकी है। वीन भी अपने फ्रेंड्स को बाय बोलते हैं और अपनी कार में जाके बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं घर ले जाने के लिए। वीन घर पहुँचते हैं तो सीधा वो शाइन के कमरे की तरफ जाते हैं। वो शाइन के रूम में नॉक करते हैं पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, ना अंदर से कोई आवाज़ आ रही होती है। वीन 1-2 बार और नॉक करते हैं बट जब कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता तो वो सोचते हैं कि शायद शाइन अभी रेस्ट कर रही है, उसे सर में दर्द था तो शायद वो मेडिसिन लेके सो गई होगी। तो वीन भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं आराम करने के लिए। वो भी काफ़ी थक चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें लैंसन का सीन दिखाया जाता है। लैंसन अपने काम में पूरा दिन बहुत बिजी थे। शाम का 6-7 बज रहे होते हैं। वो कुछ फाइल्स देखते देखते ही वहाँ उनको नींद आ जाती है, लेकिन नींद में ही वो पूरे पसीने से भीग चुके होते हैं। वो छटपटा रहे होते हैं जैसे कोई सपना देख रहे हों, कोई बहुत डरावना सपना। वो एक झटके से उठते हैं, सारे फाइल्स के पेपर्स बिखर जाते हैं, फिर वो उन सबकी परवाह ना करते हुए सीधे उठते हैं और थोड़ा खुद को संभालते हुए अपनी कोट को उठाते हैं और सीधे ऑफिस से निकल जाते हैं। वो अपनी कार में बैठते हैं और कार को फुल स्पीड में अपनी मेंशन की तरफ ले लेते हैं। लैंसन के फेस पे एक अजीब सा घबराहट, एक डर साफ पता चल रहा था। वो जैसे ही मेंशन में पहुंचते हैं सीधे अपनी कोट को सोफे में फेंकते हैं और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जैसे ही वो डोर के पास आते हैं उनका कदम वहीं रुक जाता है। वो देखते हैं वीन अपनी टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देख रहे हैं और साथ ही में अपने टेडी बियर से खेल रहे हैं। लैंसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाते और वहाँ से दौड़ के जाके वीन को हक कर लेते हैं। वो वीन को कस के हक किए हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं पर वो भी लैंसन को हक बैक करते हैं और उनके बैक को सहलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ लैंसन? लैंसन कहते हैं, कुछ नहीं वीन, बस थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो प्लीज़। वीन भी अब इससे आगे और कुछ नहीं कहते। वो भी अपने सर को लैंसन के कंधे में टिका देते हैं। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। लैंसन अपनी मन ही में कहते हैं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता वीन, किसी भी कीमत पे नहीं। कुछ देर बाद दोनों हक ब्रेक करते हैं और लैंसन वीन की फेस को अपने दोनों हाथों से कैप्चर कर लेते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं। वीन थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ पूछते हैं, लैंसन क्या हुआ है, कोई बात है क्या? लैंसन कहते हैं, कोई बात नहीं है वीन, बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वीन एक क्यूट सी पाउट बना लेते हैं और कहते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लैंसन वीन के गाल पे किस करते हुए कहते हैं, ठीक है चलो अभी जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, मैं अभी फ्रेशन अप होकर डिनर बनाता हूँ, तुम्हारा फेवरेट हॉटपॉट। वीन ये सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे वाह तुम आज हॉटपॉट बनाने वाले हो, ठीक है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। लैंसन भी स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। इतना बोल के लैंसन फ्रेश होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लैंसन बाहर आते हैं और लैंसन और वीन मिलके मस्ती मजाक और थोड़े से रोमांस के साथ डिनर बनाते हैं। डिनर बन जाने के बाद वीन कहते हैं,
लैंसन, तुम इन सबको डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर दो, मैं शाइन को बुला के लाता हूँ। दोपहर को उसका सर में दर्द था, वो मुझसे पहले ही आज कॉलेज से घर आ गई। शायद कुछ खाया भी नहीं होगा उसने अभी तक। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी शाइन को बुला के आया। यह सुन के लैंसन थोड़े से और घबरा जाते हैं। वो तुरंत वीन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वीन तुम रुको, मैं बुला के लाता हूँ उसे। तुम इन सबको डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर दो प्लीज़। वीन अभी स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है लैंसन, पर जल्दी आना। लैंसन भी हमें नोट करते हैं और शाइन के रूम की तरफ चले जाते हैं। लैंसन शाइन के डोर के पास आते हैं और उन्हें नॉक करते हैं, पर एज यूजुअल कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। लैंसन कहते हैं, शाइन प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोलो, मुझसे बात करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। शाइन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। लैंसन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी है, एटलीस्ट नीचे आके खाना खा लो, देखो वीन तुम्हारा वेट कर रहा है। शाइन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। लैंसन कहते हैं, शाइन मैं समझ रहा हूँ तुम पे क्या बीत रही है, पर प्लीज़ अपने भाई के लिए एटलीस्ट मेरी बात मान जाओ। पर शाइन कोई जवाब नहीं देती। लैंसन कहते हैं, ठीक है, मैं खाना यहीं रख दूंगा, तुम प्लीज़ खा लेना, प्लीज़ भूखे मत रहना। इतना बोल के लैंसन वहाँ से एक सैड फेस के साथ चले जाते हैं। पर नीचे उतरने से पहले वो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं और नीचे आके वींग से कहते हैं, वींग वो एक्चुअली शाइन ने कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, तो वो आज अपने रूम में ही डिनर करेगी, तो मैं उसका डिनर उसके रूम में दे आता हूँ। वींग थोड़ा सा वॉरिड होता है और कहता है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या, मैं देख के आता हूँ, रुको। लैंसन कहते हैं, नहीं वींग रुको, उसने कहा कि उसे थोड़ा सा आराम करना है, बस उसे कुछ नहीं हुआ है। वींग थोड़ा सा कन्फ्यूजन के साथ भी हाँ में नोट करता है। वो कहता है, ओके लैंसन, तुम उसका डिनर उसके रूम में ही दे के आओ। वींग को ये सब थोड़ा वियर्ड तो लगता है, पर वो उतना ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हमें शाइन के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके रूम का सारा सामान टूट के बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे उसने खुद ही सब कुछ बिखार दिया हो। वो अपने बेड के साइड टेबल के पास बैठ के अपने नीज को अपने सीने से लगा के रो रही थी और कहती है, लैंसन अभी मैं भैया का सामना नहीं कर सकती। अगर इस वक्त मैंने भाई को फेस कर लिया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मैं रो दूंगी उनके सामने और उन्हें सब पता चल जाएगा। मैं मेरे भाई को नहीं खो सकती लैंसन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे अकेले रहने दो। इतना बोल के वो अगेन रोने लगती है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। लैंसन वीन को रेडी करके शाइन के रूम की तरफ गए हैं शाइन को जगाने, लेकिन लैंसन वहाँ जाके देखते हैं शाइन का रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और दरवाजे के बाहर के टेबल में रात का डिनर वैसा ही पड़ा हुआ है। शाइन ने शायद उसको हाथ तक नहीं लगाया। लैंसन रूम के अंदर एंटर करते हैं। उन्हें ड्रेसिंग टेबल के पास एक नोट पड़ा हुआ मिलता है। उस नोट में लिखा हुआ था, लैंसन मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, प्लीज़ भैया का ख्याल रखना। लैंसन इसे पढ़ के एक डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं, शाइन प्लीज़ ऐसा मत करो। इतना बोल के लैंसन भी रूम से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन और निकल जाता है। शाइन कैसे ना कैसे किसी ना किसी बहाने से वीन को अवॉइड कर रहे होते हैं। वीन को भी ये सब थोड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि उसकी बहन की शुरुआत उसे सुबह हक करने से और रात को उन्हें गुड नाइट किस दिए बिना नहीं होती। वही बहन आजकल उसे कहीं मिलते ही नहीं है। जब वो पूछते हैं या तो वो सो चुके होते हैं या फिर कॉलेज चले जा चुके होते हैं। बट स्टिल वीन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि शायद उनकी बहन सच में बिजी है। ऐसे ही एक हफ्ता निकल चुका होता है। शाइन अपने कमरे में बैठी हुई थी बेड पे, वो कुछ सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन पे बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है, पर शाइन अगेन एंड अगेन उसे काट रही होती है। तभी उसके बालकनी की दरवाजे पे नॉक होता है। शाइन का ध्यान जब उस तरफ जाता है वो शॉक हो जाती है। वो तुरंत उठ के वहाँ बालकनी की डोर की तरफ जाती है और उन्हें स्लाइड करती है। वहाँ बालकनी की पाइप से जायुन लटक रहा होता है। शाइन चिल्ला के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जायुन कहता है, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, मुझे तुमसे मिलना था तो मैं आ गया यहाँ। अभी शाइन थोड़ा और गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। अभी जायुन थोड़ा सा पपी फेस बना लेता है और कहता है, अरे मैं गिर जाऊंगा, तुम मुझे बाद में डांट लेना, पहले मुझे अंदर आने दो। इतना बोल के वो शाइन को एक हाथ से साइड करते हैं और बालकनी में जंप कर जाते हैं। अभी जायुन थोड़े से चाइल्डिश स्माइल के साथ हाफते हुए अपने चेस्ट पे एक हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, तुम बचपन में तो वैसी नहीं थी, बड़े होके कुछ ज़्यादा नकचड़ी नहीं हो गई हो।
शाइन के फेस पे ये सुन के थोड़ा नफरत उभर आता है। वो कहती है, काश मैं बचपन में भी ऐसी होती तो शायद आज मेरा भाई। इतना बोल के वो रुक जाती है। शायुन इस बात को थोड़ा सा समझ नहीं पाता, पर वो लेट गो करता है। अब शायुन घुटनों में बैठ जाता है और शाइन का एक हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, प्रिंसेस, आई नो मुझसे गलती हो गई है, मैं वैसे चला गया था, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं वापस आ गया। शाइन कोई जवाब नहीं देती। शायुन अगेन कहता है, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है तुम मुझे दे दो। मैं हम चारों की दोस्ती को कभी छोड़ ही नहीं सकता। मैं कभी तुम दोनों से या विंग से, लैंसन से, तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। प्लीज़ समझो। मैं मानता हूँ जो हुआ वो सही नहीं था, बट आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब शाइन गुस्से में अपना हाथ को झटकती है और उसे थोड़ा सा दूर जाके कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शायुन कहता है, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, पर प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। शाइन अब थोड़ा सा वॉइस रेस करके कहती है, मुझे नफरत है तुमसे। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? क्यों वापस आए हो तुम? क्यों सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गए फिर से? मेरे लिए मेरे भाई से इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है, और तुम्हारी वजह से मेरा भाई। इतना बोल के वो अगेन रुक जाती है। फिर थोड़ा सा खुद को काम करके कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती शायुन। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ। अब शायुन भी थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है, क्या हुआ है मेरी वजह से वीन को? ये सुन के शाइन पीछे की तरफ मुड़ जाती है। शायुन आगे आता है और उसे कंधे से पकड़ के अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, मुझे बताओ मेरी वजह से वीन को क्या हुआ है? शायुन शाइन को थोड़ा सा शेक करता है उनके दोनों कंधों से पकड़ के और कहता है, मुझे बताओ शाइन क्या हुआ है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? शाइन अब गुस्से में शायुन को दूर धक्का देते हुए कहती है, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे भाई के लिए लैंजन है और मैं भी हूँ, उनके लिए काफ़ी है। तुम जाओ यहाँ से। शाइन की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। शायुन को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम रो मत, प्लीज़ शांत हो जाओ। शायुन वहाँ से भारी मन के साथ निकल जाता है। उसके दिल में एक दर्द और दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, और शायद उन सारे सवालों के जवाब सिर्फ लैंजन दे सकते थे। वो वहाँ से निकलते हैं और अपने कार में जाके बैठते हैं और लैंजन को कॉल ट्राई करते हैं। लैंजन 2-3 रिंग के बाद फ़ोन उठा लेते हैं। तो शायुन कहता है, लैंजन, क्या कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें मुझे बतानी है पर तुमने अभी तक मुझे नहीं बताई है? लैंजन कहते हैं, कौन सी बात? शायुन कहते हैं, वीइंग से रिलेटेड कोई बात। क्या वीइंग को कुछ हुआ है या हुआ था? लैंसन का फेस अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है, वीइंग अभी सो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोल के वो फ़ोन काट देते हैं। शायुन के लिए भी अब ये सारी सिचुएशन बहुत ओवरऑल हो रहा था। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कार की सीट में अपना सर टिका देते हैं। दूसरी तरफ लैंसन फ़ोन को कट करके अपने रूम में अंदर जाते हैं। तो वीइंग उनसे पूछते हैं कि लैंसन, किसका कॉल था? लैंसन कहते हैं, शायुन का कॉल था, बस ऐसे ही कॉल किया था। वीइंग कहते हैं, ओह अच्छा। लैंसन पूछते हैं, क्या तुमने मेडिसिन ली? वीइंग ना में सर हिलाता है। तो लैंसन सामने जाता है और वीइंग की मेडिसिन निकाल के वीइंग को देता है और कहते हैं, चलो मेडिसिन ले लो और लेट जाओ। वीइंग भी मेडिसिन ले लेता है और लेट जाता है। लैंसन भी उनके पास बैठ जाता है और उनके सर को सहलाने लगता है। लैंसन ने वीइंग का सर अपनी गोद में ले लिया था। अब वीइंग लैंसन के गोद में लेटे हुए थे। वीइंग के फेस पे थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही थी। तो लैंसन पूछते हैं, क्या हुआ वीइंग, तुम कुछ परेशान हो क्या? वीइंग कहते हैं, नहीं लैंसन, मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं शाइन को लेके सोच रहा हूँ। मैं कितना दिन हो गया, मैं अभी तक उससे नहीं मिल पाया। आई थिंक इन दिनों वो कुछ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। मैं मेरी बहन को, मेरी लिटिल वन को बहुत मिस करता हूँ। लैंसन ये बात सुनते हैं और कहते हैं, आई नो बेबी, बट डोंट वरी, वो सच में शायद कहीं बिजी है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी लिटिल बदमाश जल्दी से फ्री होकर तुम्हारे पास वापस पहले जैसी हो जाएंगी। लैंसन की बात सुन के वीइंग भी थोड़ा सा स्माइल करते हैं और उन्हें मेडिसिन की असर की वजह से नींद आ जाती है। लैंसन धीरे से वीइंग के सर को पिलो में रखते हैं और उन्हें ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देते हैं। और लैंसन मन ही में बोलते हैं, अब मुझे शाइन से बात करनी होगी इस बारे में।
ये सब ज़्यादा दिन तक चलता रहा तो वीइंग को पता चल जाएगा। लैंजन सीधे शाइन के रूम की तरफ जाते हैं, पर जैसे ही वो शाइन के रूम में पहुंचते हैं उनको दिखता है कि शाइन ऑलरेडी सो चुकी है। वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं, मैं कल सुबह होते ही शाइन से बात करूंगा, अब मुझे बात करनी ही होगी। दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लैंजन की नींद 5:30 बजे खुलती है। उन्होंने अपने फ़ोन में अलार्म लगाया हुआ था। फ़ोन के वाइब्रेशन से उनकी नींद खुलती है। तभी उनको अपने चेस्ट पे कुछ भारी सा फील होता है। वो नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ उन्हें वीइंग मिलता है। वीइंग एक बच्चे की तरह लैंजन को कडल करके सो रहा होता है। लैंजन भी अपना दोनों हाथ वीइंग के वेस्ट पे रैप कर लेते हैं। लैंजन कुछ देर तक वीइंग के फेस की तरफ ही देखते रहते हैं। वीइंग किसी मासूम क्यूट बच्चे से भी ज़्यादा मासूम और क्यूट लग रहे थे। लैंसन वीइंग को उसी पोजीशन में थोड़ा और टाइटली हग करते हैं और अपने मन ही में कहते हैं, वीइंग, मैं हर रोज़ एक खुशी और एक डर के साथ उठता हूँ। खुशी इस बात की कि रोज़ सुबह जब मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम मुझे मेरी बाहों में मिलते हो, लेकिन डर इस बात का कि मुझसे ये खुशी कहीं किसी दिन छीन ना जाए। लैंसन कुछ देर यूं ही रहते हैं, फिर वो मन ही में बोलते हैं, शाइन। अब वो वीइंग को धीरे से उनके पिलो में लेटाते हैं और ब्लैंकेट से उन्हें कवर करते हैं और उठते हैं शाइन के रूम में जाने के लिए। वो देखते हैं 6 बजने ही वाले हैं। उन्हें पता है कि आज भी शाइन वीइंग के उठने से पहले ही किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाएगी, इसीलिए उनके जाने से पहले उसे शाइन से बात करनी है। लैंसन जैसे ही शाइन के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, उन्हें दिखता है दरवाज़ा खुला हुआ है, पर थैंकफुली शाइन अभी भी अंदर ही है, लेकिन वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है कहीं जाने के लिए। लैंसन दरवाजे पे नॉक करते हैं। नॉक की आवाज़ सुनकर शाइन का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। वो देखती है वहाँ पर लैंसन खड़े हैं। शाइन थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ कहती है, लैंसन तुम यहाँ, क्या हुआ इतनी अर्ली मॉर्निंग? लैंसन कहते हैं, हाँ शाइन, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, प्लीज़। शाइन अपनी पर्स को हाथ में लेते हुए कहती है, नहीं लैंसन, अभी मुझे बहुत अर्जेंटली बाहर जाना है, हम बाद में बात करें। शाइन जाने ही लगती है पर लैंसन उनका हाथ पकड़ लेते हैं। लैंसन कहते हैं, शाइन बस बहुत हुआ, मेरी बात सुनो। शाइन लैंसन से हाथ छुड़ाती है और कहती है, वाई सो स्ट्रबन लैंसन, मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज़ बाद में बात करते हैं। इतना बोल के शाइन 2 कदम आगे चली जाती है। तभी लैंसन पीछे से कहते हैं, वीइंग के साथ ऐसा मत करो शाइन, मेरा प्यार मुझसे मत छीनो, प्लीज़। शाइन के कदम अब वही जम चुके होते हैं। लैंसन आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कुछ भी हुआ उन सब में वीइंग की क्या गलती थी, लेकिन फिर भी आज तक इन 16 सालों में अगर किसी को सज़ा मिली है तो वो वीइंग है। इन 16 सालों में सिर्फ और सिर्फ वीइंग को सज़ा मिली है शाइन, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? तुम अब भी अपने भाई को ही सज़ा दे रही हो। शाइन की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। वो अपनी आंसू भरी आंखों से लैंसन की तरफ मुड़ती है और कहती है, मैं क्या करूं लैंसन, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मैं भैया को एक बार और नहीं खो सकती। मैं एक बार मेरे भैया से दूर जा चुकी हूँ, उनको खोने का डर महसूस कर चुकी हूँ। अभी अगर मुझे डर है कि मैं भैया के सामने गई तो फिर कहीं मैं। लैंसन शाइन के पास आते हैं और उन्हें शोल्डर से पकड़ते हैं और कहते हैं, शाइन प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शाइन अपनी आंसू भरी आंखों से लैंसन की तरफ देखती है। लैंसन कहते हैं, शाइन उस दिन जायुन ने। लैंसन इतना कहते ही है कि शाइन अपने कंधों से लैंसन का हाथ हटा देती है और हार्शली अपने आंखों से आंसुओं को वाइप करते हुए कहती है, बस लैंसन, मुझे उस बारे में कुछ नहीं सुनना, तुम उसे माफ़ कर सकते हो पर मैं नहीं। मेरे भाई की इस हालत की जिम्मेदार वो है। आज अगर हम लोग मेरे भाई को खोने के डर से जी रहे हैं, तुम अपने प्यार को खोने के डर से जी रहे हो, तो बस सिर्फ उस आदमी की वजह से मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना बोल के शाइन रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। वो स्टेयर्स से नीचे उतरती है और मेन डोर के पास चली जाती है। वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहीं रुक जाती है, थोड़ी देर खुद को शांत करती है, अपनी आंखों से आंसू वाइप करती है और खुद को थोड़ा सा नॉर्मल करके दरवाज़ा ओपन करती है। पर दरवाज़ा खुलते ही वो अगेन शॉक हो जाती है, क्योंकि दरवाजे के बाहर जायुन और उसकी बड़ी बहन मियान मियान खड़ी होती है। तब तक पीछे से लैंसन भी आ चुके होते हैं। शाइन थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ पूछती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी पीछे से लैंसन की आवाज़ आती है, मैंने बुलाया है इन्हें। शाइन थोड़ा सा हैरानी के साथ लैंसन की तरफ देखती है और कहती है,
लैंज़ैन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वीइंग है घर पे, अगर उसको कुछ भी पता चल गया तुम्हें पता है ना क्या होगा? लैंज़ैन कहते हैं, वीइंग मेडिसिन लेके सो रहा है, वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा। शाइन अब थोड़ा-सा गुस्से के साथ कहती है, आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी मियान मियान शाइन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुक जाओ शाइन, इतने सालों में मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं यहीं पड़ी थी, हर वक्त तुम्हारे मुंह से मेरे भाई के बारे में ये सब सुनती रहती थी, तुम हमेशा मेरे भाई को ब्लेम करती रहती थी, पर आज तुम्हें सच सुनना होगा। जब से मेरा भाई तुम्हें छोड़ के गया था तब से लेके आज तक तुमने सिर्फ और सिर्फ उसे गलत समझा, सिर्फ और सिर्फ उसे ब्लेम किया है, कभी सच जानने की कोशिश नहीं की कि वो आखिरकार क्यों गया था यहाँ से। मैं इतने सालों तक चुप रही क्योंकि मैं ये तक नहीं जानती थी कि मेरा भाई कभी लौट पाएगा या नहीं। मेरे भाई ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं कभी लौट के वापस नहीं आया तो आप शाइन को कभी सच नहीं बताएंगी, पर आज जब वो आ चुका है तो अब तुम्हारा सच जानना बहुत ज़रूरी है। शाइन कहती है, वो स्टडी के लिए गया था, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी लैंज़ैन पीछे से कहते हैं, ये झूठ है शाइन, वो स्टडी के लिए बाहर नहीं गया था। तभी मियान मियान आगे कंटिन्यू करती है, वो कहती है, जैसे लैंसन और वीन बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही तुम और जायुन भी तो एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे ना? फिर क्या तुम्हें कभी इतना भी कभी नहीं लगा कि जायुन आखिर तुम्हें छोड़ के क्यों चला गया? मियान मियान की आंखों में अब आंसू आ चुके होते हैं। वो एक बार अपने भाई जायुन की तरफ देखती है और फिर वापस शाइन की तरफ मुड़ते हुए कहती है, जायुन जब 5 साल का था तभी हमें पता चला कि उसको मायोकार्डियक हार्ट डिजीज़ है। मॉम डैड ने हम सब ने शायुन को हर एक बड़े डॉक्टर को दिखाया चाइना के, सब डॉक्टर ने उसकी सर्जरी करने से मना कर दिया क्योंकि इस सर्जरी के सक्सेस चांस सिर्फ 5% थे और कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि सर्जरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। हम लोग ऑलमोस्ट टूट चुके थे। तभी हमें अमेरिका के एक डॉक्टर के बारे में पता चला जो ये सर्जरी करने को रेडी थे, लेकिन तब भी सर्जरी के सक्सेस चांस ज़्यादा नहीं थे। हमें नहीं पता था कि हमारा भाई लौट के वापस आएगा या नहीं। जायुन के पास सिर्फ 1 साल का वक्त था, उसको बीच बीच में चेस्ट पेन होने लगे थे। शायुन तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सर्जरी का नाम बता के उसने स्टडी का बहाना दिया। उसे तुम्हारी नफरत मंजूर थी पर तुम्हारा उदास रहना या तुम्हारा टूट जाना नहीं। उसे पता था कि अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम बहुत रोगी, बहुत सैड हो जाओगी। शायुन ने तुम्हारी खुशी के बदले तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत चुन लिया। उसने हमसे वादा लिया था कि अगर उसको कुछ हो गया तो तुमको कभी भी उसके सच के बारे में ना पता चले, और अगर वो कभी वापस लौट के आ पाया तो वो खुद तुम्हें सच बताएगा। शाइन के हाथ पैर अब नम होने लगे थे, वो अब और नहीं ले पा रही थी। वो वहीं ज़मीन पे बैठ जाती है, उसके आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं। वो अपनी आंसू भरी वॉइस में पूछती है, फिर इतना इतना समय क्यों क्यों लग गया ये इसको वापस आने में? मियान मियान ये सुन के अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। वो 2 मिनट ऐसे ही आइज़ क्लोज करके ओपन करती है और डीप ब्रीथ लेके कहती है, क्योंकि शायुन की सर्जरी में बहुत सक्सेस रेट कम थे। उसकी सर्जरी जब हुई तब हम सब बहुत डरे हुए थे, हमें लगा था हमने अपने भाई को खो दिया। लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन उसके बाद शायुन कोमा में चला गया था 15 साल के लिए। ये सुन के शाइन की आइज़ वार्डन हो जाती है। वो एक नज़र शायुन की तरफ देखती है। शायुन अब भी सर झुका के वहाँ पर खड़ा हुआ था। तब लैंज़न कहते हैं, हाँ शाइन, ये सच है। जब मुझे पता चला कि शायुन को होश आ चुका है मैं बहुत खुश था। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन शायुन ने मुझे मना कर दिया। वो चाहता था डिस्चार्ज होने के बाद वो जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आए चाइना में और वो खुद तुम्हें सरप्राइज़ दे। उसने डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत मुझे फ़ोन किया था कि वो वापस आ रहा है, और मैं यही तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा था कि इसमें जो भी हुआ शाइन, यकीन मानो इसमें शाइन की कोई गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। शाइना बहुत रो रही होती है, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है। इतने सालों की गलतफहमी उसकी आज फाइनली दूर हुई। दूसरी तरफ हमें वीन का सीन दिखाया जाता है। वीन की नींद धीरे धीरे खुलती है। वो देखते हैं अपने पास में लैंज़ैन नहीं है। वो अपने आइज़ को रब करते हैं और लैंज़ैन के नाम से उन्हें बुलाने लगते हैं। लैंज़ैन, लैंज़ैन, कहाँ हो तुम? पर उन्हें लैंज़ैन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वींग अब अपने बेड से उठ के अपने रूम से बाहर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें हॉल की तरफ से कुछ शोर की आवाज़ आ रही होती है।
पर वीइंग जैसे ही स्टेयर्स के पास पहुंचता है उसकी कदम वहीं रुक जाती है। लैंसन और मियान मियान का फेस शाइन की तरफ होता है, लेकिन शाइन का फेस वीइंग साफ देख पा रहा होता है, और शायुन का भी। शायुन सर झुका के खड़ा है और उसकी बहन बहुत बुरी तरीके से रो रही है। जैसे जैसे शाइन के रोने की आवाज़ वीइंग के कानों में पड़ती है, वीइंग को कुछ होने लगता है। उनके सर में तेज दर्द शुरू होता है और एक विजन दिखने लगता है। विजन बहुत ब्लर होता है, सो वीइंग को कुछ साफ समझ नहीं आता। वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल पाते कि तब तक शाइन वहां से रोते हुए भागने लगती है, क्योंकि शाइन को अब खुद पे ही गुस्सा आ रहा होता है। वो इतने सालों तक अपने ही प्यार से नफरत करती रही, सच्चाई जाने बिना, और जब आज उसे सच्चाई पता चली है तो अब उसे खुद पे गुस्सा आ रहा है, उसे खुद से नफरत होने लगी है। शाइन के इस सडन एक्शन से सब लोग शॉक होते हैं। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले शाइन बाहर निकल चुकी होती है घर से। लेकिन वीइंग जैसे ही अपनी बहन को उस हालत में भागते हुए देखता है, वो अपने डिजीनेस के साथ ही उसके पीछे भागने लगता है। वहाँ वीइंग की प्रेजेंस को इस तरीके से देख के सब लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और शॉक भी। लैंजन, मियान मियान और जायुन भी अब वीइंग और शाइन के पीछे भागने लगते हैं। शाइन को इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। शाइन बस भागती जा रही होती है और रो रही है। वीइंग भी शाइन के पीछे भाग रहा है, पर वो मिडिल ऑफ द रोड में आके रुक जाता है, क्योंकि अब उसके आंखों के सामने अंधेरा सा होने लगता है और उसे चक्कर आ रहा था। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही एक ट्रक आता है और वीइंग को जोर से धक्का मार के वहां से निकल जाता है। ये एक्सीडेंट का सीन इतना डरावना होता है कि 2 सेकंड के लिए सब वहीं पर ही फ्रीज हो जाते हैं। लैंसन भागते हुए वीइंग के पास आते हैं, उन्हें अपनी गोद में लेते हैं। वीइंग इस वक्त ब्लड से भीग चुका होता है। उसके सर से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही है। रोड के उस हिस्से में पूरा ब्लड ही ब्लड हो चुका होता है। वीइंग अपने हाथों को उठाता है और लैंसन के फेस के पास ले जाता है। वो उसके फेस को हल्के से टच करके कहता है, लैंसन, अपना और शाइन का ख्याल ख्याल रखना। वीइंग अब लैंसन के बाहों में ही बेहोश हो जाते हैं। जायुन भाग के मेंशन वापस जाता है और अपनी कार लेके तुरंत वहां वापस आता है। वो चिल्ला के कहता है, लैंसन, जल्दी वीइंग को लेकर अंदर आओ, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। लैंसन की पूरी बॉडी अब नम हो चुकी होती है। वो शेकी हैंड के साथ वीइंग को अपनी बाहों में उठाते हैं और कार में अंदर डालते हैं। वो वीइंग के सर को अपनी गोद में रखते हैं। वो कंटिन्यूअसली वीइंग को उठाने के लिए उनसे बातें किए जा रहे थे। तभी जायुन मियान मियान से कहती है, जे जे, शाइन कहाँ है? तभी सबकी नज़र रास्ते के बीच में जाती है। शाइन बिल्कुल उसी जगह खड़ी होती है जहाँ वीइंग का एक्सीडेंट हुआ था। वो बिल्कुल लाइफलेस बॉडी की तरह लग रही थी। उसकी नज़र बस वीइंग पे थी और आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। मियान मियान जायुन से कहती है, शायुन, तुम और लैंसन वीइंग को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलो। मैं शाइन के पास जाती हूँ, मैं शाइन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, पर तुम लोग पहले जाओ, प्लीज़ निकलो। जायुन हाँ में नोट करता है और कार को फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ लेके जाता है। दूसरी तरफ मियान मियान भी भाग के शाइन के पास जाती है। वो शाइन का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से खींच के दूसरी तरफ ले लेती है। वो शाइन को थोड़ा सा शेक करती है और कहती है, शाइन बेटा, प्लीज़ होश में आओ, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, चलो हमें हॉस्पिटल जाना है। मियान मियान की आवाज़ सुनकर शाइन को थोड़ा होश आता है। शाइन बुरी तरीके से काँप रही होती है। वो अपने टीयरी वॉइस के साथ कहती है, मैंने फिर से मेरे भाई के साथ वही किया, मैंने फिर से मेरे भाई के साथ वही किया। मियान मियान शाइन की यह हालत देख के अब डर चुकी होती है। वो तुरंत शाइन को हक कर लेती है और उसे कंफर्ट देते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, वो ठीक हो जाएगा, यकीन मानो। लैंसन और जायुन उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं ना, चलो हम भी चलते हैं। मियान मियान जैसे तैसे शाइन को थोड़ा शांत कराती है और अभी एक टैक्सी को रोक के वो लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ लैंसन और जायुन हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं वीइंग को लेके। लैंसन वीइंग को एक स्ट्रेचर पे लेटाते हैं और डॉक्टर को आवाज़ देते हैं। जायुन और लैंसन पागलों की तरह हॉस्पिटल में भाग रहे होते हैं। तभी 2 डॉक्टर आते हैं भागते हुए और वीइंग को चेक करते हैं। वीइंग की ऑलरेडी बहुत ब्लड लॉस हो चुकी होती है। डॉक्टर चिल्ला के कहते हैं, ओटी तैयार करो, इनकी अभी सर्जरी करनी होगी, ब्लड बैग्स रेडी रखना, हमें ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर्स वीइंग को लेके ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले जाते हैं। लैंसन वीइंग का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, पर जैसे जैसे स्ट्रेचर के साथ डॉक्टर्स वीइंग को अंदर लेके जा रहे थे, लैंसन से वीइंग का हाथ छूटता जा रहा था। लैंसन भागते हुए डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दीजिए,
मुझे वीइंग के साथ रहना है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अकेला डर जाएगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उसे ऐसी जगह पर अकेला छोड़ूँ। लैंसन बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। डॉक्टर्स लैंसन को शांत कराते हैं और कहते हैं, देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, पर आप भी समझिए कि आप अंदर नहीं आ सकते, ये ऑपरेशन थिएटर है। लैंसन अब बुरी तरीके से रोने लगते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर कुछ भी कीजिए, मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, प्लीज़ कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए पर मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। डॉक्टर अपने आइज़ को थोड़ा सा नीचे झुका लेते हैं और कहते हैं, देखिए आपको तो पता ही है कि वेन की कंडीशन पहले से कैसी थी। वो पहले से ही बहुत नाजुक स्टेट से गुजर रहा था और ऊपर से अब ये एक्सीडेंट, पर आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाए। इतना बोल के डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। जायन के भी आंखों में अब आंसू बहने लगते हैं। उन्हें याद आने लगता है कि उनके इन चारों के ग्रुप में सबसे ज़्यादा शरारती अगर कोई था तो वो वीइंग था। वो जब यहाँ से गया था तो वीइंग को एक हंसता खेलता बच्चा छोड़ के गया था। जायन की आंखों के सामने वीइंग की सारी मस्तियाँ वापस से फ्लैशबैक की तरह दिखने लगती है। उनकी आंखों से और आंसू बहने लगता है। वो भी वहाँ ज़मीन में बैठ जाता है लैंसान के पास। तभी शाइन और म्यान म्यान भी भागते हुए अंदर आते हैं। शाइन कहती है, क्या हुआ, भैया कहाँ है, लैंसन भैया कहाँ है। शाइन अब लैंसन के पास घुटनों पे बैठ चुकी होती है। शाइन थोड़ा सा खुद को संभालते हुए कहता है, उसकी सर्जरी चल रही है शाइन, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शाइन अब और बुरी तरीके से रोने लगती है। वो खुद को ब्लेम करने लगती है। वो कहती है, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने फिर से भैया की जान खतरे में डाल दी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जायुन अब अपनी जगह से उठता है और जाके शाइन को हक कर लेता है। जायुन के हक करते ही शाइन आंसुओं से बर्स्ट हो जाती है। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है उसे हक करके। ऐसे ही 4 घंटे निकल जाते हैं। सर्जरी स्टिल चल रही होती है। अभी तक कोई भी डॉक्टर या नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आए हैं। लैंसन स्टिल अभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ज़मीन में बैठे हुए हैं, अपने नीज़ को अपनी चेस्ट के साथ लगा के। वो बुरी तरीके से रो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी उनसे छीन रही है, सांस नहीं आ रही है उन्हें। तभी ऑपरेशन थिएटर का लाइट्स ऑफ होता है और दरवाज़ा ओपन होता है। 2 डॉक्टर वहाँ से बाहर आते हैं। लैंसन और शाइन तुरंत अपनी अपनी जगह से उठते हैं और भागते हुए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लैंसन नर्वसली पूछते हैं, डॉक्टर मेरा हस्बैंड ठीक है ना, विंग ठीक है ना, ऑपरेशन अच्छे से हो गया ना। डॉक्टर्स 2 मिनट तक चुप रहते हैं और अपना मास्क और कैप उतारते हुए कहते हैं, देखिए लैंसन, सर्जरी तो अच्छे से हो गई है, पर अभी अ, कुछ कहा नहीं जा सकता। वीइंग के प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे और अभी की ये एक्सीडेंट, जब तक 24 घंटे नहीं बीत जाते हम कुछ नहीं कह सकते। 24 घंटे में अगर उसको होश नहीं आया तो शायद वो कोमा में भी जा सकता है। लैंसन को ये सुन के ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर से उनकी रूह बाहर निकल गई हो। वो गिरने ही वाले थे कि शायुन जाके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ के एक पास के चेयर में बिठा देते हैं। शाइन ये बात अभी तक बिलीव नहीं कर पाई कि डॉक्टर ने अभी अभी उनसे क्या कहा। शाइन गुस्से में जाती है, उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ है, अब जाके ठीक से देखिए, कैसे डॉक्टर हैं आप, मेरे भैया को अभी होश में लाइए। मियान मियान डॉक्टर को शाइन से छुड़ाते हैं और शाइन को शांत कराते हुए एक चेयर में बिठाते हैं। ऐसे ही 10 घंटे और निकल जाते हैं। डॉक्टर्स हर घंटे आके 1 बाय 1 वीन को चेक कर रहे हैं। लैंसन एक डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर क्या मैं वीन के पास जा सकता हूँ प्लीज़। डॉक्टर लैंसन की फीलिंग्स को समझते हैं और उनके शोल्डर पे टैप करते हुए कहते हैं, श्योर मिस्टर लैंसन, अब जाइए। लैंसन अपने कांपते हुए कदमों से आईसीयू के वीआईपी वार्ड में कदम रखते हैं जहाँ वीइंग थे। वीइंग वहाँ के बेड में लाइफलेस बॉडी की तरह ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटे हुए थे। उनके पूरे सर पे वाइट पट्टियों से ढका हुआ था। वीइंग को इस कंडीशन में देख के लैंसन को लगता है जैसे कोई नाइफ से उनके हार्ट पे कंटिन्यूअसली स्टैब किए जा रहा है। उनकी आंखों से स्टिल आंसू बह रहे हैं। वो शायद ही 1 सेकंड के लिए भी रुका हो। वो अपनी कांपती हुई कदमों से वीइंग के पास जाते हैं और वहीं उनके पास बैठ जाते हैं। वो वीइंग को हाथ को अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं, वीइंग प्लीज़ उठ जाओ बेबी, प्लीज़ इस तरह से परेशान मत करो। देखो अब से तुम्हें रात को अगर चॉकलेट्स खानी हो ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा, बिल्कुल मना नहीं करूँगा। तुम्हें अलास्का जाना था ना इस विंटर पे,
तुम्हें वहाँ की नॉर्दर्न लाइट्स देखनी थी ना मेरे साथ। प्लीज़ उठ जाओ। देखो हमें कितना कुछ करना है। तुम इस तरह से सोते हुए नहीं रह सकते। प्लीज़ बेबी उठ जाओ। लैंसन हार्शली अपने आंसुओं को वाइप करते हैं और दोबारा से कहना शुरू करते हैं, रिंग, मैं तुम्हें मस्ती करने से कभी नहीं रोकूंगा। मैं कभी तुम्हें किसी बात के लिए नहीं मना करूंगा। प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ। देखो मेरे लिए ना सही तो शाइन के लिए उठ जाओ। तुम्हारी लिटिल वन, वो बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। क्या तुम उसे इस तरीके से रोते हुए देख सकते हो? नहीं ना। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। लैंसन इसी तरीके से विंग से बातें करते हुए वहीं उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। सुबह के 4:30 बज रहे थे। विंग का हाथ धीरे धीरे से मूव करने लगता है। विंग के मूवमेंट से लैंसन की आंखें तुरंत खुल जाती है। वो देखते हैं विंग अपनी आइज़ को फ्लिकर कर रहा है। वो तुरंत उठ के विंग के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, विंग, बेबी आंखें खोलो विंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलो बेबी। लैंसन भागते हुए उस वार्ड से निकलते हैं और डॉक्टर्स को बुलाने लगते हैं। डॉक्टर्स अंदर आते हैं और वीन को चेक करते हैं। अब वीन को पूरी तरीके से होश आ चुका होता है। डॉक्टर्स वीन को चेक करने के बाद वीन से पूछते हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ मिस्टर वीन? वीन थोड़ी सी लो वॉइस में कहता है, फीलिंग बेटर डॉक्टर। डॉक्टर थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं, "हम्म, हमने तो उम्मीद ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, पर आपके हस्बैंड लास्ट मोमेंट तक अपनी हिम्मत बनाए रखे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आपको होश आएगा, और लेट्स सी, उनका यकीन सच हो गया।" ये सुन के वीन भी थोड़ा सा स्माइल करते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, "आ, आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना?" वीन कहता है, बस सर में थोड़ा सा पेन है। तभी डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद वापस आपको चेक करने आऊँगा। वीन भी हाँ में नोट करता है। लैंसन पूरा टाइम वीन के हाथ कस के पकड़ के वहीं बैठे हुए थे। डॉक्टर लैंसन से कहते हैं, मिस्टर लैंसन, प्लीज़ आप 2 मिनट बाहर आ सकते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। लैंसन भी हाँ में नोट करते हैं। लैंसन और डॉक्टर बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी वीन कहते हैं, शाइन कहाँ है? प्लीज़ उसे अंदर भेजो। लैंसन पीछे टर्न होते हैं और एक स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं और डॉक्टर के साथ बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाके वो शाइन से कहते हैं, शाइन, अब तुम अंदर जाओ, विंग तुम्हें बुला रहा है, उसे होश आ चुका है। शाइन बिना देरी किए भागते हुए अंदर जाती है और विंग को कस के हक कर लेती है। वो रोने लगती है। वो कहती है, आई एम सो सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग शाइन के सर को सहलाते हुए कहता है, नहीं बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ बस एक एक्सीडेंट था, प्लीज़ मत रो। देखो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिटिल वन के होते हुए भैया को क्या हो सकता है। विंग अगेन कहता है, शाइन तुम्हें पता है ना, अगर बच्चे ज़्यादा रोते हैं तो विंडो से भूत अंदर आ जाते हैं और उन्हें डराने लगते हैं। यहाँ पे कोई भूत आता ही होगा। ये सुन के शाइन थोड़ा हंस देती है और कहती है, भैया। विंग अब शाइन की आंखों से आंसुओं को वाइप करते हैं और कहते हैं, कभी मत रोना, मुझे तुम्हारे फेस पे सिर्फ स्माइल पसंद है, आंसू नहीं। और तुम्हारे भैया तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मुझे हमेशा मेरे शाइन के साथ रहना है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी विंग के वार्ड में एक नर्स एंटर करती है। वो कहती है, मैम, सर के मेडिसिन का टाइम हो गया है, क्या प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं? शाइन भी हाँ में नोट करती है और विंग से कहती है, भैया प्लीज़ आप आराम कीजिए और मेडिसिन ले लीजिए, मैं बाहर हूँ, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बुला लेना। विंग भी स्माइल करता है और हाँ में नोट करता है। शाइन वार्ड से बाहर निकल जाती है और नर्स विंग को मेडिसिन का डोज देते हैं। मेडिसिन की हैवी डोज की वजह से विंग को भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अब हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर की केबिन में डॉक्टर विंग की रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं और लैंसन उनके सामने नर्वसली बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर एक स्माइल के साथ कहते हैं, कंग्रेचुलेशन मिस्टर लैंसन, आपके हस्बैंड के सर के अंदर जो ब्लॉकेजेस थी वो इस एक्सीडेंट के टाइम क्लियर हो चुकी है, और जो थोड़ा बहुत वुंड्स थे वो हमने सर्जरी के टाइम में हील करने की कोशिश की है। अब आपका हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक है। लैंसन सरप्राइज और शॉक दोनों सेम टाइम पे होते हैं। वो नर्वसली कहते हैं, डॉक्टर इसका मतलब वीन को अब कोई खतरा नहीं है ना? डॉक्टर स्माइल के साथ कहते हैं, नहीं मिस्टर लैंसन, उनको अब कोई खतरा नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको पहले का सब कुछ याद भी आ चुका है, और इसी वजह से उनको शायद एक माइनर अटैक आया था, और शायद इसी वजह से मिस्टर वीन को डिजीनेस फील हो रहा था और तभी उनका एक्सीडेंट हुआ। हम लोग जिस चीज़ के लिए डर रहे थे वही हुआ, लेकिन थैंकफुली वो बहुत माइनरली निकल गया।
एंड वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वो पूरी तरीके से ठीक है। लैंसन की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं नहीं जानता कि आपको कैसे थैंक्स करूं। बस आपका शुक्रगुजार हूँ हमेशा के लिए। आपको नहीं पता आपने मुझे क्या वापस किया है। डॉक्टर भी स्माइल करते हैं और कहते हैं, इट्स माई ड्यूटी मिस्टर लैंसन। अब दोनों खुश हैं। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी दिस। इतना बोल के डॉक्टर लैंसन की तरफ एक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, आप ये मेडिसिन ले आइए मिस्टर लैंसन। लैंसन भी हाँ में नोट करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लेके अभी उनके केबिन से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही उनको वहाँ शायुन खड़ा दिखता है। शायुन कहता है, लैंसन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैंसन कहते हैं, हाँ शायुन बोलो ना, क्या हुआ। शायुन थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, लैंसन मुझे जानना है विंग के साथ क्या हुआ था। क्यों तुम लोग इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे कि विंग को कुछ हुआ था और तुम लोग उसको लेके कुछ डरे हुए हो। मुझे बताओ, मुझे जानना है। लैंसन की स्माइल अब थोड़ी सी कम हो जाती है। वो कहते हैं, मैं अभी विंग के लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, रास्ते में बताता हूँ। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्च का टाइम था, समर वेकेशन चल रहा था। यूजुअली लैंसन और शायुन का घर विंग और शाइन के घर के पास में होने की वजह से चारों मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में ही रहते थे। पर पता नहीं किसी अननोन रीज़न की वजह से शायुन 3-4 दिन से नहीं आ रहा था इन लोगों से मिलने, और इस वजह से शाइन थोड़ी परेशान थी। वो चुपचाप अपने रूम में बैठी हुई थी अपनी टेडी बियर को हक करके। रात के 8 बज रहे हैं। लैंसन और विंग शाइन के रूम के अंदर आते हैं। उन्हें उनका लिटिल बेबी प्रिंसेस अभी सैड दिखती है बहुत, तो वो दोनों उनके पास जाते हैं। विंग पूछते हैं, मेरी बेबी वन को क्या हुआ। शाइन एक सैड पाउट के साथ कहती है, शायुन बैड बैड, वो मुझसे खेलने नहीं आया। तभी लैंसन शाइन के पास बैठते हैं और उनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, यस बडी, शाइन इज रियली बैड बैड। कल जाके उसकी खबर लेंगे हम तीनों। शाइन कहती है, हम उनसे मिलने जाएंगे। तभी वीन कहता है, हाँ हम जाएंगे भी और उसे डांटेंगे भी, और पूरा दिन उसके साथ वहाँ खूब खेलेंगे। शाइन खुश हो जाती है और लैंसन और वीन को हक कर लेती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब शाइन, वींग और लैंसन दूसरे दिन शायुन के घर पहुंचते हैं तो उनको ऐसा कुछ दिखता है जिनसे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है हमेशा के लिए। शायुन के मॉम से उन्हें पता चलता है कि शायुन हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड जा रहा है और शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगा। लैंसन और वींग जहाँ पर शौक होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। भले ही वो दोनों बच्चे थे पर फिर भी बहुत ज़्यादा मैच्योर थे। उन्हें चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी थी। लेकिन शाइन इस वक्त बहुत छोटी थी। वो रोने लगती है। वो भाग के शायुन के पास जाती है। उसका कैब आ चुका था, बट स्टिल वो पीछे से जाके शायुन को हक कर लेती है। शायुन शाइन को अपने आप से थोड़ा सा दूर करता है और कहता है, शाइन प्लीज़ अपना ख्याल रखना और हमेशा वीइंग और लैंसन की बातें मानना। शाइन रोते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना हमेशा मेरे साथ रहोगे। शायुन कहता है, आई एम सो सॉरी शाइन, मुझे जाना ही होगा। शाइन और रोने लगती है और कहती है, तुम नहीं जा सकते, तुमने प्रॉमिस किया था तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। बड़े होके मैं तुमसे शादी कर लूँगी और भैया लैंजान से, और हम सब साथ में रहेंगे हमेशा। तुम नहीं जा सकते। शाइन देखो, हर वादा हमेशा नहीं निभाया जाता। कुछ वादा शायद होते ही टूटने के लिए है, और ये वादा भी कुछ वैसा ही था। सब भूल जाना, हो सके तो ये भी भूल जाना कि तुम किसी शायुन को जानती थी, और हमेशा खुश रहना। गुड बाय। इतना बोल के शायुन अपने कैब के अंदर बैठ जाता है। कैब चलने लगती है, लेकिन शायुन से अब और कंट्रोल नहीं होता। वो फूट फूट के रोने लगता है। कैब तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी शाइन भी उस कैब के पीछे भागने लगती है बिना कुछ सोचे समझे। वो बस शायुन को रोकना चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ उसे शायुन चाहिए था इस वक्त। वीन भी उसके पीछे भागता है। शाइन बस चिल्लाए जा रही थी, शायुन रुको, रुको, तुम मत जाओ प्लीज़। और पीछे से वीइंग भी शाइन को आवाज़ दे रहा था, बेबी प्लीज़ रुक जा, बेबी भाग मत, वो रोड है। लेकिन शाइन को इस वक्त उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी बहुत रोने की वजह से। और एक ट्रक बहुत तेज़ी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। वो ऑलमोस्ट शाइन को हिट करने ही वाला था कि वीइंग शाइन को धक्का दे देता है और खुद उस ट्रक के सामने आ जाता है, और वीइंग की बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाती है।
उसके बाद वीइंग ऑलमोस्ट 4 महीने तक कोमा में रहता है। शाइन इन सब के लिए खुद को और शायून को दोषी मानने लगी थी। उसको लग रहा था कि अगर एक बार शायून उसकी तरफ मुड़ के देख लेता तो शायद आज ऐसा नहीं होता, उसका भाई इस कंडीशन में नहीं होता। 4 महीने बाद जब वीइंग को होश आता है तो वो वैसे तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके ब्रेन में कुछ ब्लॉकेजेस बन जाती है। वीइंग वो एक्सीडेंट वाला दिन भी पूरी तरीके से भूल चुका होता है। उसके माइंड से वो दिन पूरी तरीके से इरेज हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर वीइंग को कभी भी उस दिन के बारे में कुछ भी याद आया या फिर कोई भी तरह से उसे पैनिक अटैक्स आया तो वीइंग की जान को खतरा है, क्योंकि इस एक्सीडेंट से उसका ब्रेन बहुत कमज़ोर हो चुका है और उस ब्लॉकेजेस की वजह से उसकी जान पे खतरा हमेशा बनी रहेगी और इसके लिए उसको ज़िंदगी भर एक मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फिर जब वीइंग 16 ईयर्स का हुआ तब उसके मॉम डैड की एक फ़्लाइट एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उस वक्त वीइंग को पैनिक अटैक आने लगे थे। वीइंग की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। उसे फिर से माइनर ब्रेन स्ट्रोक आए थे। तब उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बताया था कि उसकी कंडीशन और भी बहुत ख़राब हो गई है। अभी छोटी से छोटी टेंशन भी उसकी जान के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। एक छोटा सा टेंशन की वजह से भी वो हमेशा हमेशा के लिए या तो कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। शाइन तब बहुत छोटी सी, सिर्फ 13 ईयर्स की। उसे इन चीज़ों का ज़्यादा समझ नहीं था। इसीलिए लैनसन अब से वीइंग और शाइन के साथ उनके घर में ही रहने लगे थे। लैनसन के पेरेंट्स को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी वीइंग और शाइन को अपने बच्चे जैसे मानते थे। और जैसे ही वीइंग और लैनसन 18 ईयर्स के हुए, दोनों ने शादी कर ली ताकि लैनसन इस वक्त वीइंग का और ज़्यादा ख्याल रख सके। और यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। शायून ज़मीन पे बैठ चुका होता है और बुरी तरीके से रो रहा होता है। वो बस चिल्ला रहा होता है, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है, मैं जाते जाते सब बर्बाद कर गया। शाइन का नफरत मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूँ आप उससे, जबकि सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। मैं जाते जाते सिर्फ उसकी खुशी चाह रहा था, लेकिन उसको सबसे बड़ी गम दे गया। लैनसन शायून को हक करते हैं और कहते हैं, शायून प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, अब सब ठीक है, तुम वापस आए हो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है मैं अभी डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ और डॉक्टर ने कहा कि वीन के हिट के ब्लॉकेजेस हट गए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है, अब उसको कोई खतरा नहीं है। शायून थोड़ा सा अपना हेड रेस करते हैं और कहते हैं, क्या सच में अब वीन पूरी तरीके से ठीक है? लैनसन भी हाँ में नोट करता है एक स्माइल के साथ और शायून को खड़ा कराते हैं। लैनसन शायून को शांत कराते हैं और कहते हैं, शायून मेरी बात सुनो, तुम लोग 2 दिन से यहाँ पर हो, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। तुम अभी एक काम करो, शाइन को लो और घर जाओ, कुछ खाओ और शाइन को थोड़ा सा रेस्ट कराओ, वरना उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हारी भी। अब वीइंग ठीक है और मैं उसके साथ हूँ यहाँ। तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस आ जाना, पर अभी के लिए तुम दोनों जाओ। शाइन भी हाँ में नोट करते हैं और कहते हैं, ठीक है लैनसान, जैसा तुम कहो। शायून और लैनसान मेडिसिन लेके वापस आते हैं शाइन के पास। शाइन लैनसन को देख के कहते हैं, लैनसन तुम कहाँ थे इतनी देर तक? लैनसन शाइन को भी बताता है वो सारी बातें जो डॉक्टर ने कही है। शाइन बहुत खुश हो जाती है और हक कर लेती है लैनसन को। वो कहती है, मैं बहुत खुश हूँ लैनसन, फाइनली मेरा भाई ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। उसके आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। लैनसन उसके आंसुओं को वाइप करता है और कहते हैं, पागल लड़की, अब सब ठीक है, अब बिल्कुल मत रोना, तुम्हारे भाई को तुम्हारा आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना? शाइन थोड़ा सा स्माइल करती है और हाँ में नोट करती है। अब लैनसन कहते हैं, अब तुम शायून के साथ घर जाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो, कुछ खा लो, तुम 2 दिन से यहीं पड़ी हो, कुछ नहीं खाया है। लैनसन कहते हैं, डोंट बी सो स्टबर्न शाइन, तुम्हारा भाई को पता चलेगा कि तुम 2 दिन से भूखी हो तो तुम्हें पता है ना वो कितना गुस्सा होंगे। चलो अभी शायून के साथ घर जाओ और खा के थोड़ा रेस्ट करो, फिर जैसे ही उठो यहाँ आ जाना, और मैं हूँ ना तुम्हारे भाई के साथ यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। शाइन अपने पाउट के साथ कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, पर तुम भैया का ख्याल रखना और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, ओके? लैनसन भी हाँ में नोट करते हैं। अब शाइन और शायून घर पे जाने के लिए निकल चुके होते हैं। शायून शाइन को लेके उसके कार में बैठते हैं और उसके घर जाने के लिए निकल चुके होते हैं। पूरे रास्ते में शाइन और शायून एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। दोनों को ही एक ऑकवर्ड साइलेंस ने घेरा हुआ था। घर जाके दोनों ही सोफे पे बैठ जाते हैं लिविंग रूम के। दोनों ही फिजिकली से ज़्यादा मेंटली थके हुए थे। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सबके लिए बहुत एग्जैजरेटिंग था। शाइन अपना आईज क्लोज करती है और अपने सर को पीछे सोफे के साथ टिका देती है। शाइन कुछ देर शाइन को ऐसे ही देखता रहता है। फिर वो डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, शाइन तुम रेस्ट करो,
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। शायन जाने ही वाला होता है कि शाइन पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, शायन मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज़ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। शायन भी हाँ में नोट करते हैं और शाइन के पास बैठ जाते हैं। शाइन कहती है, आई एम सो सॉरी शायन, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। मुझे बिना जाने तुम्हें ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है प्रिंसेस, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, पहले वीन के साथ और फिर अंकल आंटी, तुम्हारा गुस्सा नाराज़गी सब जायज़ था। शाइन कहती है, नहीं शायन, इसमें मेरी गलती है, मुझे सच जानना चाहिए था। शायन अब आगे जाके शाइन को हक कर लेता है। शाइन भी शायन को अब बैक हक कर लेती है और कहती है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? शाइन कहता है, हाँ प्रिंसेस, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? शाइन अब हाँ में नोट करती है। दोनों ही थोड़े इमोशनल हो चुके थे, पर अब दोनों को ही एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ देर दोनों वैसे ही रहते हैं, फिर दोनों हक ब्रेक करते हैं और शाइन कहता है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तब तक शाइन भी जाके फ्रेश होके वापस रेडी होके नीचे आ चुकी होती है। शाइन कुछ देर बाद किचन से बाहर निकलता है और 2 प्लेट टेबल पे प्लेस करता है। शाइन एक्साइटेडली आती है और कहती है, वाओ तुमने क्या बनाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। शाइन स्माइल करता है और कहता है, पकौड़े बनाए हैं, इतनी जल्दी में और कुछ मिला नहीं और फ्रिज में भी कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ गरम गरम बना दूँ। शाइन कहती है, वाओ अभी टेस्ट करती हूँ तुम्हारे हाथों का पहला खाना। शाइन जल्दी से चेयर पे बैठती है और एक पकौड़ा हाथ में उठाती है और बाइट लेती है, पर बाइट लेते ही 1-2 सेकंड में उसका फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। शायन एक्साइटेडली पूछता है, कैसा बना है? शाइन कहती है, ये पकौड़ा ही है ना? शायन कहता है, हाँ पकौड़ा ही है, मैंने खुद बनाया है। शाइन कहती है, तो फिर ये मीठे क्यों है शायन? शायन कहता है, हाँ मीठे, रुको। इतना बोल के वो अभी एक बाइट उठा के टेस्ट करता है और उसको भी पता चलता है कि उसने चीनी डाल दी है नमक समझ के। शायन को थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील होता है और कहता है, शायद मैंने नमक समझ के शक्कर डाल दिया। कोई नहीं, तुम आज एक दिन मालपुआ खा लो, पकौड़े मैं तुम्हें किसी और दिन खिला दूंगा। आज मीठे मीठे मालपुए खाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाने की खुशी में। ये सुन के दोनों ही हंसने लगते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वीन को जब होश आता है, वीन देखता है लैंसन उनके हाथों के सामने ही बैठे हुए हैं, उनके हाथों को कस के पकड़ के। वीन एक स्माइल करता है और कहता है, लैंसन मैंने तुम्हें बहुत डरा दिया ना? लैंसन उठते हैं और बिना कुछ बोले वीन को जाके हक कर लेते हैं और कहते हैं, हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहो वीन, मुझसे दूर जाने का ख्याल भी कभी मत लाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। इतना सुनते ही वीन लैंसन के लिप्स पे अपने हाथ रख देते हैं और कहते हैं, आगे कुछ मत बोलना लैंसन, हमें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी कभी कुछ नहीं होने दूंगा, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें पता है ना मेरे कितने ड्रीम्स हैं, तुम्हें अभी मेरे साथ अलास्का जाना है, हमें साथ में नॉर्थन लाइट्स देखनी है और बहुत जगह घूमना है। वींग ऐसे ही नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे कि तभी लैंसन वींग की तरफ थोड़े झुकते हैं और उनके लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं अपने लिप्स से और उन्हें डीपली किस करने लगते हैं और यहीं पर ही दोनों का एक स्वीट रोमांटिक मोमेंट बनता है। अब हमें यहाँ पर 1 वीक का गैप दिखाया जाता है। 3 दिन पहले वींग भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुके होते हैं, अब वो पूरी तरीके से ठीक है। शाइन अपने रूम में आराम से सो रही होती है। सुबह के 10 बज रहे हैं। शाइन धीरे धीरे आलस भरी नज़रों से उठती है और अपने आइज़ को शब करते हुए कहती है, क्या टाइम हो रहा है? वो घड़ी की तरफ देखती है तो 10 बज रहे हैं। वो हैरानी के साथ खुद ही से बोलती है, भैया मुझे आज उठाने नहीं आए, ना लैंसन आया, पता नहीं दोनों कहाँ हैं, चलो देखते हैं। इतना बोल के वो बेड से नीचे उतरती है और अपने रूम से बाहर जाती है, पर दरवाज़ा ओपन करते ही शाइन शॉक हो जाती है। हर तरफ बस रोज पेटल्स बिखरे हुए थे रास्ते में। शाइन कंफ्यूजन के साथ बोलती है, अब ये सब क्या है? वो थोड़ा सा वहाँ से आगे जाती है तो वहाँ उसको एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को अपने हाथ में उठाती है और उसे ओपन करती है। वहाँ एक चिट था, बस चिट में लिखा हुआ था, एक कदम आगे बढ़ो और अपनी खुशियाँ चूम लो। वो थोड़ा सा आगे स्टेयर्स के पास आती है तो वहाँ पर एक और बॉक्स पड़ा हुआ था। उस बॉक्स को ओपन करते ही वहाँ पर एक और चिट निकलता है। उस चिट में लिखा हुआ था,
इस रिबन को खींचो। उसके सामने एक रिबन था। जैसे ही वो रिबन को थोड़ा सा पुश करती है, ऊपर से फ्लावर्स की बारिश होने लगती है। शाइन एक ही साथ खुश और सरप्राइज दोनों थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। शाइन थोड़ा स्माइल करती है और स्टेयर्स से नीचे उतरने लगती है। पूरे स्टेयर्स में भी सिर्फ और सिर्फ रोज पेटल्स बिछे हुए थे। वो जब नीचे आती है तो हर तरफ बस अंधेरा होता है, क्योंकि सारे कर्टन्स किसी ने बंद कर रखे थे। शाइन को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। वो थोड़ा सा स्कैरी वॉइस में कहती है, भैया आप कहाँ हैं? प्लीज़ बाहर आइए, मुझे डर लग रहा है। तभी उन्हें क्लैपिंग की साउंड सुनाई देती है, और क्लैपिंग के साथ साथ ही रूम के सारे लाइट्स ऑन हो जाती है। और शाइन बिल्कुल शॉक। वहाँ हर तरफ बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेशन किया हुआ होता है, रोज पेटल्स के साथ और वाइट कर्टन्स के साथ। सामने बलून्स से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। तभी उसे याद आते हैं कि आज 21 दिसंबर है, उसका बर्थडे। वो थोड़ी इमोशनल हो चुकी होती है, क्योंकि इन सालों में उसने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। जब से शाइन यहाँ से चला गया था, तब से शाइन ने भी अपना बर्थडे मनाना बंद कर दिया था। और इतने सालों बाद उसके शायुन के साथ साथ उसका बर्थडे सरप्राइज उसके लिए एक इमोशनल मोमेंट था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को वाइप करती है और थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी शायुन वहाँ पर एक स्माइल और एक केक के साथ एंटर करता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब शायुन आगे आता है और शाइन का हाथ पकड़ लेता है और उसे टेबल के पास ले जाता है जहाँ पर उसने केक को प्लेस किया था। शाइन शायुन को हक कर लेती है। वो थोड़ा सा इमोशनल होकर कहती है, थैंक यू सो मच। शायुन एक स्माइल के साथ हक ब्रोक करता है और शाइन के फोरहेड पे किस करता है और केक पे कैंडल्स को फ्लोट करने लगता है। फिर एक स्माइल के साथ शाइन से कहते हैं, अब केक कट करें। शाइन भी अभी हाँ में नोट करती है। दोनों केक कट करते हैं और फर्स्ट बाइट को शाइन को खिलाती है। शाइन पूछती है, पर भैया और लैंसन कहाँ है शायुन? शायन थोड़ा सा नोटी स्माइल के साथ कहते हैं, शायद वो भी हमारी तरह कहीं रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। ये सुनकर शाइन थोड़ा शर्मा जाती है। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। शायुन थोड़ा सा शाइन के पास झुकते हैं और कहते हैं, तो हम अब अपना 16 इयर्स पुराना वाला प्रॉमिस पूरा कर दें? शाइन कन्फ्यूजन के साथ ऊपर देखती है और कहती है, कौन सा प्रॉमिस? तो शायुन अब घुटनों में बैठ जाता है और अपने जेब से एक रिंग निकालता है और कहता है, I, Shayun, want to take you as my lawfully wedded wife. Shine, will you marry me? I love you so much, and I want to show my love to you till rest of my life. Please. शाइन की आंखों में अब आंसू आ चुके होते हैं। वो हाँ में नोट करती है और वो भी घुटनों में शायुन के पास बैठ जाती है और कहती है, आई विल शायुन, आई लव यू टू। शाइन अपना हाथ आगे करती है और शायुन उनके हाथों में वो रिंग प्लेस करते हैं और शायुन अब शाइन को डीपली किस करने लगता है। तभी हमें क्लैपिंग की साउंड सुनाई देती है। शाइन थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट के साथ ऊपर देखती है तो वहाँ लैंसन, विंग और मियान मियान होती है। वो तीनों खुशी से चीयर कर रहे होते हैं। शाइन भाग के विंग के पास जाती है और विंग को हक कर लेती है। विंग कहते हैं, हैप्पी बर्थडे माई लिटिल वन एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब लैंसन भी आगे आते हैं और शाइन को हक करते हैं और कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस बडी फॉर योर हैप्पीली मैरिड लाइफ। शाइन ये सुन के थोड़ा सा शाई हो जाती है। अब मियान मियान कहती है, तो मैं शादी का डेट फिक्स कर दूँ 1 हफ्ते बाद? तभी हमें शायुन की आवाज़ आती है, नहीं, ये शादी नहीं होगी। सब कंफ्यूज लुक के साथ शायुन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी शायुन कहता है, हाँ, ये शादी तभी होगी जब मेरे और शाइन के साथ साथ लैंसन और वीन दोबारा हमारे साथ शादी करेंगे। मैंने उनकी शादी नहीं देखी है और ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं अपना बेस्ट फ्रेंड्स की शादी मिस कर दूं? तो दोनों को मेरे साथ ही शादी करनी होगी, वरना शादी कैंसिल। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और शाइन खुशी के साथ चीयर करते हुए कहती है, हाँ शायून, ये बेस्ट आइडिया है। भैया, आपको और लैंसन को भी हमारे साथ शादी करनी होगी। तभी हमारे लैंसन थोड़े से टीजिंग मूड में आ जाते हैं और वो वीन को उनके वेस्ट से पकड़ के अपने पास क्लोज लाते हैं और उनके कानों के पास जाके कहते हैं, व्हाट से मिसेस लैन, दोबारा शादी करें? वीन अब टमाटर की तरह लाल हो चुके हैं शाइनेस के साथ और सब लोग उनकी शाइनेस से स्माइल करने लगते हैं। ओके गाइस, सो ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। एंड माय भाभी हुकुमसा, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वर्चुअल वेडिंग एंड मेनी 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 रिटर्न्स ऑफ द डे।
लव यू सो मच माई सनशाइन। एंड मेरे भाई के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहना।